हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अकाउंट का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब देखिए, कोई भी पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है तो वो दो चीज़ों के लिए करता है, एक तो प्रॉफिट कमाने के लिए और एक तो अपने ओन प्लेजर के लिए। अब देखिए, बिजनेस में प्रॉफिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमने फाइनल अकाउंट सीखा था तो उसमें हमने देखा था कि बिना प्रॉफिट के बिजनेस ये हो ही नहीं सकता। अगर इफ सपोज अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और इस बिजनेस में अगर आपको कंटिन्यूअसली हर साल लॉस हो रहा है तो एक दिन आपको बिजनेस एज अ बंद करना पड़ेगा। तो वैसे ही जैसे बिजनेस के लिए प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो एज ए सोशल वेलफेयर के लिए, एज ए सोसाइटी को, मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट की जाती है। उसमें से एक आता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। देखो, नाम ही समझ रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है। अब देखो, ध्यान देना, जैसे कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल होता है या फिर कोई गुरुद्वारा होता है या कोई टेम्पल होता है। आप देखते हो गुरुद्वारे में गुरुद्वारे के लोग जो रहते हैं, वहाँ की जो संगत रहती है वो लोगों को खाना खिलाती है, तो उनका वहाँ पे सिर्फ एज ए सर्विस प्रोवाइड करना मोटो रहता है, ना ही कोई प्रॉफिट कमाना। और एक बात, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल देखते हो, वहाँ पे मरीजों का इलाज किया जाता है, तो एज वो एक प्रकार से सर्विस प्रोवाइड करना है, ना कि उसमें से प्रॉफिट कमाना। तो वैसे ही देखा जाए तो हम जब कंपनी का अकाउंटिंग करते हैं, जब हम कमर्शियल पर्पस के लिए अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस को देखने के लिए, कि अब हमारा बिजनेस कंपेयर करने के लिए कि लास्ट ईयर में हमारे पास कितनी असेट्स थी और कितनी लायबिलिटीज थी, और वैसे ही इस साल हमारे पास कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है, अगर देखा जाए तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनका कोई ध्येय नहीं रहता कि प्रॉफिट कमाना। हर एक इंसान रहता है, हर एक इंसान की अपनी अपनी अंदर की मंजूषा रहती है, जिसे वो विचार करता है। किसी इंसान को किसी के लिए अच्छा करके एज खुशी मिलती है। अब उसमें अगर कोई कोई इंसान कुछ खर्चा करता है, या जैसे कोई मंदिर में कोई इंसान दान देता है, तो दान क्यों देता है? वो अपनी ओन प्लेजर के लिए देता है, ना ही वहाँ पे उसका प्रॉफिट कमाने का कोई मोटो रहता है। अब देखो, इसके अगर हम फीचर्स देखे जाए नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में, अगर इसमें हम फीचर्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा। सबसे पहला इसमें फीचर्स आता है इसके ऑब्जेक्टिव्स। ध्यान देना, अब देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो रहती है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये एज अ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम की जाती है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव आता है डिविडेंड। अब देखो बेटा, कंपनी में जो कैपिटल आता है, कंपनी में जो कैपिटल आते हैं वो कैसे आते हैं? कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स इशू करती है। अभी बाहर की पब्लिक अगर शेयर परचेस करेगी, अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करती है, तो क्यों करती है? क्योंकि वहां पे उसको डिविडेंड कमाना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में डिपॉजिट करके आते हो तो क्यों करते हो? क्योंकि उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो वैसे ही लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए डिविडेंड कमाने के लिए। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ कोई डिविडेंड अमाउंट नहीं मिलती, क्योंकि आप एक बार कोई पैसा दान कर देते हो तो उसके ऊपर ना ही आपको कोई रिटर्न मिलता है, ना ही कोई प्रकार का डिविडेंड मिलता है। ठीक है, अब देखो, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड इसमें आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, अब देखना, सबसे पहले मैनेजमेंट। अब देखो बेटा, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या रहता है? इस ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन्स का ग्रुप रहता है उसमें से किसी पर्सन को सेक्रेटरी बनाया जाता है, एज ए सेक्रेटरी करके इलेक्ट किया जाता है, किसी को एज ए चेयरमैन बनाया जाता है, किसी को अदर ऑफिस एज ए प्रोवाइड की जाती है। एंड जो पर्सन अपनी ड्यूटी करते हैं वहां पे, तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते, वो एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो, दूसरा इसमें फोर्थ इसमें आता है अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर। इसमें कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं आपको वो पता चलेगा। ठीक है, अब देखो, एज अ कैपिटल फंड आता है। जैसे बिजनेस में कैपिटल फंड आप कैसे जमा करते हो? एज अ कुछ लोन लेते हो, कुछ अपना कैपिटल लगाते हो, कुछ शेयर एज अ सिक्योरिटी इशू करते हो। यहाँ पे जो कैपिटल फंड जमा होता है
कि लोगों से, देखो उसमें फंड क्यों बोला है, ध्यान देना, कोई लोग इसमें अपनी लेगेसीज प्रोवाइड करते हैं जिसको हम एज अ वसीयत बोलते हैं, कोई डोनेशन देता है, कोई सब्सक्रिप्शन देता है, तो वो सब मिला के यहाँ पे क्या होता है, इनका कैपिटल फंड क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, नेक्स्ट अभी इसकी और यहाँ पे हो गए फीचर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी नीड्स एज ए इम्पोर्टेंट। ध्यान देना, देखो अब सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट के लिए तो काम नहीं होता। अब प्रॉफिट के लिए काम नहीं होता तो यहाँ पर अकाउंट क्यों प्रिपेयर किए जाएंगे, ध्यान देना। देखो पहला इसमें आता है टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। अब देखो भले ही यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाया जाता, लेकिन आपको प्रॉपरली कंट्रोल होना चाहिए आपके मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस पर। देखो अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हो, अगर आपने अपने अवेलेबल रिसोर्सेस नहीं देखे और आप खर्चा करते गए तो एक बार के लिए आप खर्चा कर लोगे, लेकिन हमेशा के लिए वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और लास्ट में आपको वो संस्था बंद करनी पड़ेगी। चाहे आप किसी के भलाई के लिए काम करते हो, फिर भी आपको अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन करने हैं। अकाउंट्स हम क्यों मेंटेन करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऐसा खर्चा करने के लिए आपके पास कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस के ऊपर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना। ठीक है, आगे देखो क्या होता है, टू नो द सोर्सेस ऑफ इनकम्स एंड हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। आपके पास जो इनकम आ रहा है वो कौन से तरीके से आ रहा है, आप जो खर्चा कर रहे हो वो किन किन चीजों पर खर्चा कर रहे हो। ठीक है, टू कंप्लाई विथ प्रोविजन ऑफ लॉ अप्लीकेबल टू देम। अब देखो ध्यान देना, एज एक्ट के हिसाब से इसके ऊपर भी लागू कर दिया है कि आप ज्यादा कुछ मत करो, एज ए लिमिटेड अकाउंटिंग जो है आप उसको फॉलो करो कि आपको सिर्फ इतना पता लगे कि हर साल में आपके पास सरप्लस जमा हो रहा है कि आपके लिए नुकसान एज अ डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना बेटा, देखो इसके बहुत सारे ऐसे फायदे आते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट ध्यान देना, यहाँ पे देखो अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ। देखो ध्यान दो, यहाँ पे जैसे आप एक्टिविटीज करते हो, दो प्रकार की एक्टिविटीज होती है, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अब फर्स्ट देखो इसमें क्या आएगी, सबसे पहले इसमें मोटिव, हमारा मोटिव क्या है। देखो कंपनी, अगर कोई कंपनी होती है तो कंपनी का मोटिव होता है यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव। इनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट कमाना। एंड अगर कोई एनपीओ, देखो ध्यान देना, सो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में कोई एनजीओ भी आते हैं जो अनाथ आश्रम के लिए, वृद्धा आश्रम के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दे बेटा, अगर यहाँ पे कोई एनजीओ हो या फिर एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एनपीओ बोलते हैं इसे, अगर कोई भी हो तो इसका मोटिव यहाँ पे क्या होगा, सोशल मोटिव होगा। क्या होगा, सोशल मोटिव। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। कंपनी में क्या बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस यहाँ बनेगा तो ट्रायल बैलेंस तो यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना हेड्स क्या है, इनकम के और एक्सपेंडिचर की। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में इसे यहाँ पर क्या बनाना पड़ता है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, देन इसको प्लस करके बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई सेपरेट भी बनाता है इसे, लास्ट में यहाँ बनती है बैलेंस शीट। ओके, अब देखो यहाँ देखा जाए, यहाँ सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। अब देखो ध्यान देना, कंपनी में हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि कंपनी में माल एज अ, जिसे हम कच्चा माल बोलते हैं, जैसे इनपुट परचेज किया जाता है एज उस रॉ मटेरियल पर, उस पर एज अ प्रोसीजर करके एज अ कुछ कमोडिटी क्रिएट की जाती है और उसे मार्केट में सेल किया जाता है। एज अ उससे ये प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट का पता लगाती है, एज अ कितना माल परचेज किया और कितना माल सेल किया, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो इसका प्रॉफिट होता है। तो वैसे बेटा देखो, यहाँ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में कोई प्रकार का प्रोडक्शन एज अ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये सिर्फ एज अ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होती है। तो यहाँ पे फिर भी आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसमें देखा जाए तो प्रॉब्लम में आपको हमेशा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, उससे आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट में आपकी बनती है बैलेंस शीट। लगभग चीजें सिमिलर है, लेकिन देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाएगा
वो प्रॉफिट जानने के लिए बनाया जाएगा, नेट प्रॉफिट जानने के लिए बनाया जाएगा, और यहाँ पे जो इनकम और एक्सपेंडिचर बनाया जाएगा ये आपके पास सरप्लस हुआ है कि डेफिसिट हुई है वो आपको जानने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, देखो ये इसका डिफरेंस है। अब सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे ये देखो ये इनकम देखे, ये एक्सपेंडिचर देखे, ऐसा उसी प्रकार देखो ये रिसिप्ट देखी, यहाँ पे पेमेंट देखी। अब सबसे पहले हमें इसमें इनकम कौन से होते हैं और एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं ये हमें जानना है। ध्यान देना, देखो कभी भी अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करता हूं, अगर मैं एक्सपेंडिचर्स की बात करता हूं तो एक्सपेंडिचर्स ये दो नेचर के होते हैं, एक रहता है कैपिटल नेचर और एक रहता है रेवेन्यू। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मैं इनकम की भी बात करता हूं तो इनकम के भी यहाँ पे दो नेचर होते हैं, एक रहता है आपका कैपिटल नेचर और एक आपका रहता है एज अ रेवेन्यू नेचर। अब देखो रेवेन्यू का मतलब ये होता है एज अ रिकरिंग, ध्यान देना, इसका मतलब देखो ये होता है, अभी एक्सपेंडिचर में देखेंगे हम सबसे पहले। देखो रेवेन्यू देखो, ध्यान देना, जो आप खर्चे बार बार करते हो एज अ दिन में बोलो या मंथ में बोलो या ईयर में बोलो, जैसे फॉर एग्जांपल हर महीने आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो ना, कोई आपकी कंपनी में कोई दरवाजा है या कोई फर्नीचर है वो टूट गया, उसके लिए कुछ रिपेयर्स पे किया, या फिर आप जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो उसके लिए आपने कोई जगह एज अ रेंट पे ली हो तो आप पर मंथ रेंट पे करोगे, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेवेन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होते हैं जो नॉन रिकरिंग होते हैं, ध्यान देना, जो बार बार नहीं किए जाते। आपको यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग परचेज कर ली, अब देखो बेटा अगर आप बिल्डिंग परचेज करते हो तो ये बार बार थोड़ी करने की जरूरत है, एक बार कर लिया तो ऐसे लॉन्ग लाइफ तक वो चलता रहेगा। उसी तरीके से देखो यहाँ पे इनकम जो होते हैं, इनकम रेवेन्यू इनकम मतलब जो इनकम आपको बार बार मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलूंगा सब्सक्रिप्शन। जैसे देखो आपने एक संस्था चालू की, उसमें आपने मेंबर्स के ऊपर कुछ रूल्स लगा दिए कि हर महीने आपको पर्टिकुलर इतना सब्सक्रिप्शन जमा करना है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आएगा मेंबरशिप फीस। अब देखो जैसे जैसे कोई बिजनेस में रूल्स रेगुलेशन रहता है कि पर्टिकुलर इतने पर्सन होने चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में ऐसा कोई रूल्स नहीं है। द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन सोशल एक्टिविटीज कैन बिकम अ मेंबर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एज अ एनपीओ का मेंबर वो बन सकता है। अब इसका बन सकता है तो एज अ नॉट, ये पर्सन इनके जो मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो एज अ पर्टिकुलर मेंबरशिप फीस यहाँ पे लगा देंगे। तो एज जैसे मेंबर बढ़ते जाएंगे आपको यहाँ पे एज अ रेवेन्यू इनकम मिलता जाएगा, कौन सा, मेंबरशिप फीस। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ कैपिटल इनकम में ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक साथ क्या किया, लाइफ मेंबरशिप फीस पे कर दी। अब लाइफ मेंबरशिप फीस अगर आपने पे कर दी यहाँ पे तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, तो एज अ जो इनकम हमें हमेशा मिलते रहते हैं उसे हम रेवेन्यू बोलेंगे। एंड जो इनकम एज अ हमें बिजनेस के लाइफ में या फिर एज अ मोर देन ईयर, एज अ ईयर, एक ईयर में एक बार मिलता हो एज अ उसे हम बोलेंगे यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल इनकम ये हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इसके बाद में, ध्यान देना, देखो ये आपको मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। हम एनपीओ अगर आपसे किसी ने पूछा कि एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में अकाउंट क्यों क्रिएट की जाती है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें दो चीजें आती है ना, एक आता है इनकम और एक आता है एक्सपेंडिचर। अब इसमें देखो एक्सपेंडिचर तो यूनिकनेस नहीं होता है, एक्सपेंडिचर में यूनिकनेस नहीं होता है, लेकिन इनकम ध्यान देना बेटा, देखो कंपनी में कंपनी के जो इनकम हेड्स है वो अलग है, एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में यूनिक ऐसे इनकम है जो सिर्फ आपको इसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे। तो देखो एक्सपेंडिचर जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हो, रिपेयर्स करते हो, रेंट पे करते हो, ये एज अ कॉमन पेमेंट हो गए, कॉमन एक्सपेंडिचर हो गया एज अ टोटल, एज वो कंपनी हो चाहे एनपीओ। लेकिन इनकम के जो हेड्स है इसमें कोई यूनिक आते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे वो डिस्कस कर लेंगे, ध्यान देना। और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ एज अ उन इनकम की लेजरिंग कैसे होती है। देखो ध्यान दो, फर्स्ट यहाँ पे आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा होता है। जैसे ध्यान दो, जैसे गणपति बैठते हैं, गणपति के टाइम पे जैसे कोई लोग सब्सक्रिप्शन एज वर्गनी जमा करते हैं। अब वर्गनी कभी वो जमा करते हैं तो सामने वाला जो पे करता है वर्गनी, तो उसका थोड़ी मोटिव होता है कोई प्रॉफिट कमाना। तो ऐसे देखो एक वर्गनी इसका हेड ऑफ इनकम हो गया, इसकी एंट्री कैसे करते हो, कैश अकाउंट को डेबिट करते हो, कैश अकाउंट कर दोगे डेबिट, एंड देन देखो कैश अकाउंट डेबिट किया, एंड नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो देखो बेटा यहाँ पे जनरली आपको कंसाइज फॉर्म में दोनों अकाउंट बना के दिखाता हूँ, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो ये हमारा यहाँ पे बना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये साइड आपकी रिसिप्ट आती है
ये आपकी रिसीप्ट साइड आती है अमाउंट, और ये आती है पेमेंट साइड, ध्यान देना। उसी तरीके से देखो यहाँ पर आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। देखो ये आपकी इनकम साइड, इनकम, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो बेटा ये हमारी डेबिट साइड एज एक्सपेंडिचर की साइड होगी, यहाँ पे अमाउंट, ये इनकम साइड, और यहाँ पे ये अमाउंट, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट ये एज अ कैश बुक के जैसे होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस इतना होता है, देखो कैश बुक में आप सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, ना कि क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। और एक बार कैश बुक में ये डिफरेंस होता है कि कैश बुक जैसे जैसे आपके पास कैश रेशियो होता है आप इसमें एंट्री करते जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर महीने में आपको 10 बार सब्सक्रिप्शन मिली हो तो आप उसकी एंट्री अलग अलग तरीके से करते हो, ठीक है। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये होता है कि साल भर में आपको जितने बार भी सब्सक्रिप्शन मिली हो वो यहाँ पे सिर्फ एक बार रिकॉर्ड होता है एज सब्सक्रिप्शन का हेड देकर, यहाँ पे टोटल अमाउंट होती है, चाहे वो लाख में हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है। और इसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी आपको एज अ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ती है। यहाँ पे कैश की देखो ये हमारी होगी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किसके रूल्स फॉलो करता है? एज ए रियल अकाउंट के। देखो डेबिट द रिसीवर्स, कैश आएगा ये साइड पे रिकॉर्ड करना, एंड क्रेडिट, देखो ध्यान देना, देखो डेबिट रियल अकाउंट में रूल क्या बनते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे बेटा देखो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट कम्स इन, जो चीजें आएगी वो करना। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ से चीज वो चले जाएगी। तो इस बात पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे जैसे इनकम आएगा वो आपको यहाँ पे नोट करना है, जैसे जैसे आप पेमेंट करोगे वो यहाँ पे लिख दोगे। देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे कैश है, अब यहाँ पे क्या करोगे? देखो टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यहाँ पे आपके लिए बनेगा टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब देखो आपको पता है जनरल एंट्री में क्या होता है, एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट वहाँ पे क्रेडिट होता है। तो देखो यहाँ अगर ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ तो यहाँ पे जाके क्या होगी, वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगी। ध्यान देना, देखो बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। जो भी अमाउंट होगी यहाँ पे अमाउंट लिख देना इसका। उसी तरीके से देखो सेम होता है यहाँ पे डोनेशन, यहाँ पे होता है डोनेशन। अब देखो डोनेशन की भी एंट्री करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट करोगे, लेकिन यहाँ पे डोनेशन में एक डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे डोनेशन दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सिंपल डोनेशन जिसके ऊपर कोई टर्म्स और कंडीशन नहीं लगाई जाती, और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। अब ध्यान देना, देखो अगर देखो सिंपल डोनेशन आई तो आप सीधा क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट, यहाँ पे टू डोनेशन अकाउंट लिखोगे, यहाँ पे बाय डोनेशन अकाउंट लिखोगे। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई कंडीशन लगा दी, जैसे फॉर एग्जांपल डोनर जो है डोनेशन देने वाला, उसने दान करते समय पर्टिकुलर बताया है कि दिए गए डोनेशन में से इतना % अमाउंट आपको बिल्डिंग फंड के लिए दिया है या फिर प्राइस फंड के लिए दिया है, तो आपको पता होना चाहिए अगर आपकी इनकम के ऊपर कोई भी रूल्स और रेगुलेशन लग जाता है तो आपका इनकम नहीं रहता, ऐसे वो इनकम को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे बैलेंस शीट बनाओगे, ये लायबिलिटी अमाउंट, ये एसेट और ये अमाउंट, जैसे आप यहाँ पे एज ए लाइन जैसे बैलेंस शीट बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो बिल्डिंग फंड, आप फंड की टोटल अमाउंट लिखते हो लायबिलिटी साइड में, आप यहाँ पे लिखोगे बिल्डिंग फंड करके, यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा वो लिख दोगे। अगर आपको स्पेसिफिक डोनेशन मिली है, जैसे फॉर एग्जांपल डोनर ने बोला है कि 50% ऑफ डोनेशन इज ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड, तो आप बेटा यहाँ पे क्या करोगे, बिल्डिंग फंड करके इसमें डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड करके इसमें ऐड कर फिर ये अमाउंट बाहर लिख दोगे। तो पता होना चाहिए, देखो अगर स्पेसिफिक डोनेशन मिली है तो उस फंड में ऐड करना है जिस फंड के लिए मिली हो। अगर सिंपल डोनेशन मिली है तो आपको सीधी यहाँ पे एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट, इसका काम नहीं है अभी। फिर यहाँ पे सीधा यहाँ पे क्या एंट्री करोगे, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे डोनेशन अकाउंट लिखोगे, इसकी अमाउंट यहाँ आ जाएगी। देखो ये यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट बाय डोनेशन अकाउंट, ओके, बाय डोनेशन अकाउंट, यहाँ पे इसको प्लस कर दोगे। ये एक बात होगी। नेक्स्ट देखना, अब देखो अगली यहाँ पे टर्म आती है लेगेसीज। अब ये आपके लिए ध्यान देना, देखो ये अलग है, कैसे देखना, लेगेसीज का मतलब होता है वसीयत। वसीयत की जो अमाउंट होती है, ध्यान देना, देखो लेगेसीज का मतलब क्या होता है, होती है वो अनसर्टेन होती है। ध्यान देना, देखो क्या फर्क रहता है, लेगेसीज एज डोनेशन के लिए डोनेशन के जैसे होते हैं, लेकिन उसका डिफरेंस ये होता है, जैसे कोई पर्सन है
उसकी कोई संतान नहीं हो, या कोई बड़ा सा बिजनेसमैन है उसकी कोई संतान नहीं है, तो वो क्या करता है, एज ए जीते जी कुछ वसीयत बना के जाता है। उसमें लिखता है कि मेरे मरने के बाद पर्टिकुलर जो अमाउंट होगा वो इस गुरुद्वारे में, वो इस हॉस्पिटल में दान कर देना है, चैरिटेबल हॉस्पिटल में दान कर देना। तो डोनेशन और लेगेसीज में इतना फर्क है कि डोनेशन जो होती है इसका अमाउंट सर्टेन होता है, एज ए पता रहता है एज कितना दान हुआ है, क्या हुआ है, ये जीते जी किया जाता है, ये मरने के बाद में होती है, ठीक है। और लेगेसीज का जो अमाउंट रहता है ये कितना भी आ सकता है, जैसे हर किसी पर्सन का अपना होता है, ज्यादा पैसे वाला रहेगा तो अपने हिसाब से वसीयत लिख के जाएगा, अगर कोई नॉर्मल रहेगा तो अपने हिसाब से लिख के जाएगा। तो देखो बेटा ये भी आपके लिए, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो टर्म्स आएगी, अगर यहाँ पे जनरल आती है, देखो जनरल लेगेसीज आपके लिए जनरल अमाउंट का भी रिसीव होता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि जनरल एक क्या है, देखो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में अगर जो टोटल जो भी अदर हेड्स दिए उनका जो भी अमाउंट है, अगर 10,000 के इनर में दिया हो, 10,000 के इनर में दिया है, और उसके बाद में अगर लेगेसीज की अमाउंट आपको एज ए लाख 2 लाख ऐसे बड़ी सी अमाउंट दी हो, तो आप वहां पे समझ जाना कि जो अगर ज्यादा अमाउंट आया, लमसम अमाउंट आया, तो एज ए कैपिटल फंड में प्लस कर देना। अगर जनरल अमाउंट दिया है तो सीधे यहाँ पे एंट्री करना है एज ए कैश अकाउंट डेबिट टू लेगेसीज अकाउंट, यहाँ पे आएगा टू लेगेसीज अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट ये, और यहाँ पे आ जाएगा बाय लेगेसीज अकाउंट। डबल समझ लो, देखो अगर लेगेसीज का अमाउंट ये जनरल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपको जैसे टोटल जो अगर इनकम के हेड्स दिए उनकी अमाउंट दिए एज ए 2,000 3,000, जो कंप्लीट अमाउंट दिया वो 10,000 के इनर में दी, और अगर लेगेसीज का अमाउंट एज ए 10,000 के इनर में आता हो या 1-2 हजार इधर उधर होता है तो ऐसे जनरल हो जाएगी। अगर उसके बाद में अगर इसका अमाउंट ज्यादा एज ए हायर हो जाता है तो आप सीधा सीधा एक काम करना, उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देना। अगर नहीं भी करते हो तो लास्ट में एज ए सरप्लस का अमाउंट ज्यादा आएगा और फिर आपको जाकर कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ग्रांट। अब अगर आप सोशल कोई एक्टिविटी करते हो तो गवर्नमेंट भी आपके लिए ग्रांट प्रोवाइड करती है तो कुछ ना कुछ, तो उसकी भी एंट्री सेम हो जाएगी, यहाँ पे टू ग्रांट लिखोगे, वहां पे बाय ग्रांट करके लिखोगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड देखो ये भी एक प्रकार का दान होता है, एज ए डोनेशन होती है, लेकिन इंडोमेंट फंड ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया जाता है। इसके ऊपर कंडीशन लगाई जाती है कि ये अमाउंट जो दी गई है वो एज ए बिल्डिंग फंड के लिए दिए, प्राइस फंड के लिए दिए और एक्सेट्रा, ठीक है। देखो ये इसके इनकम के हेड से, इसमें फंड भी मिलते हैं, जैसे किसी से पैसा रिसीव हो गया ऐसा कोई प्रकार का फंड मिलते हैं, ये टोटल इसके इनकम से हेड है जो इसमें यूनिक है, ठीक है। बाकी एक्सपेंडिचर में कोई यूनिकनेस नहीं रहता, ओके। अब इस पर हम एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेंगे जिससे आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोल्हापुर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना है। अब सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू आपको यहाँ बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले देखो हमने सीखा कि इसका प्रोफार्मा में कैसे बनाना है। यहाँ पे देखो क्या बनाओगे, ये आपका प्रोफार्मा बन गया, ऊपर लिखना है आपको, यहाँ लिख लेना पूरा अच्छे से, ये आपको पूरा यहाँ पे लिखना है, ये आपकी एक्सपेंडिचर साइड, अमाउंट, इनकम और ये अमाउंट। अब देखो नेक्स्ट इसके ऊपर आपको लिखना है कि आइदर इन दी बुक ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोल्हापुर फॉर द ईयर एंडेड, जो यहाँ पे ईयर दिया है। अब देखो और उसके बाद में लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन किसना दिया है यहाँ पे 31 मार्च 2020 का दिया है, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो इसमें पहले पिछला बैलेंस दिया है, रिसिप्ट साइड में पिछला बैलेंस दिया है, टू बैलेंस ड्रॉप डाउन करके ये हमारा पिछला बैलेंस हुआ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सब्सक्रिप्शन, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगे बाय सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट दिए यहाँ पे दो अमाउंट दिए, एक दिए 2018-19 की, एक दिए 19 और 20 की। अब देखो बेटा हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो कौन सा है यहाँ पे 2019 to 20, तो हमारा करंट ईयर यहाँ पे जो 20 की अमाउंट रहेगी हमें यहाँ पे वो लिखनी है। अगर आप 18 की भी अमाउंट लिखते हो, 19 की भी लिखते हो, 20 की भी लिखते हो तो आप करंट ईयर का इनकम नहीं निकाल पाओगे। तो करंट ईयर की जो जो अमाउंट दी रहेगी आपको सिर्फ यहाँ पे वो नोट करनी है। अब देखो यहाँ पे दिए इसकी अमाउंट 10,000। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है डोनेशन, बाय डोनेशन
अब देखो डोनेशन यहाँ पे जनरल दी है, सिंपल डोनेशन है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है। अगर एक सपोज में कोई कंडीशन रहती थी कि पर्टिकुलर अमाउंट हमें एज अ बिल्डिंग फंड के लिए देना है, तो उतना अमाउंट हम गिवन अमाउंट में से क्या करते थे, माइनस कर देते थे, और जो अमाउंट बचता था वो हम यहाँ पे लिख देते थे। लेकिन कोई कंडीशन नहीं है, जो अमाउंट दी रहेगी यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट आपको दिया है टू सेल ऑफ फर्नीचर। अब देखो बेटा, फर्नीचर ये हमारी फिक्स एसेट है, वो हम एज अ बैलेंस शीट में लिखते हैं। लेकिन अगर आप फर्नीचर को सेल करते हो और आपके बुक वैल्यू में, मतलब आपने जितने में परचेज किया हो और सेल की गई वैल्यू में अगर कोई डिफरेंस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर ये 10,000 का परचेज किया और आपने 8,000 का बेच दिया, यहाँ पे आपका क्या हुआ, लॉस हुआ, तो आपको वो यहाँ पे नोट कर दोगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर में। अगर देखो आपने 10,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया है और वो 12,000 में बेचा, तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, इनकम हुआ। तो देखो ये भी आपका हेड ऑफ इनकम हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सेल ऑफ फर्नीचर कितना दिया है, 2,000। नेक्स्ट देखो एडमिशन फीस बाय, यहाँ पे लिखोगे एडमिशन फीस। अब देखो सबसे पहले एडमिशन फीस जनरली आपको कैपिटलाइज करने के लिए बोला होता है। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, अगर आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दिया हो कि एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज, तो इसका मतलब एडमिशन फीस की जो अमाउंट होगी वो आपको कैपिटल फंड में प्लस कर देनी पड़ेगी। या फिर कभी कभी ऐसा बोला रहता है कि एडमिशन फीस की पर्टिकुलर इतने % अमाउंट आपको कैपिटलाइज करनी है, तो आप एज अ गिवन दिए गए % के हिसाब से उसे कैपिटलाइज करते हो। अब यहाँ पे ये रिवेन्यू दिए है, एज अ कोई कंडीशन नहीं दी है, तो आप सीधा यहाँ पे क्या करोगे, जो अमाउंट दिए वो लिख लोगे। ये आपके इनकम साइड हो गए। अब देखो पेमेंट में आपने क्या किया है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना दिया, 6,000 रुपीज। नेक्स्ट आपने किया है, कुछ रिपेयर किया होगा, कुछ कंपनी में टूट फूट गया होगा, तो आपने बनाया है यहाँ पे, तो रिपेयर्स 2,000 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया है यहाँ पे, कितना दिया है, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पे आपने रेंट पे किया है, रेंट की अमाउंट दिया पे 6,000 रुपीज, ठीक है। नीचे का बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा, ये आपने इतने खर्चे किए, इतने अपने इनकम कमाया है। अब क्या करोगे, इसे इसकी टोटल करके इसे क्लोज कर दोगे, जैसे जनरली आप अकाउंट क्लोज करते हो वैसे करनी है। इसमें ध्यान देना, जिस साइड की टोटल ज्यादा होगी, वो दोनों साइड में लिखनी है। अब देखो देखा जाए तो इनकम भी ज्यादा है, कैसे करोगे, देखो 37, 39 एंड 37, 39 एज ए 43, 39, 44, 44,000। ओके। अब देखो यहाँ तो अमाउंट एज ए मैच हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो आपको क्या कर रहे हैं, ये जो अमाउंट दी है इनकी टोटल करना, को इसमें से माइनस कर देना। अब देखो 8, 5, 13, 19। अब जब इसमें से 19,000 आप माइनस करते हो तो आपका यहाँ पे बैलेंस आएगा 25,000। इसको देखो ध्यान देना, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता था तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते थे। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरप्लस। क्या लिखेंगे, सरप्लस। अब ये सरप्लस क्यों हुआ, बिकॉज इनकम ओवर देन एक्सपेंडिचर। देखो अगर यहाँ पे देखो आपकी इनकम ज्यादा हुआ है देन एक्सपेंडिचर से, अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता था इनकम से, तो आप यहाँ पे डेफिसिट निकाल देते, ठीक है। देखो ये प्रॉब्लम ऐसे हमने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट के साथ हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें हम बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे। और हाँ बेटा, ये जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, इस प्रॉब्लम का पिक आपको वीडियो के लास्ट में सेंड किया जाएगा, तो आप वहां पे देख लेना। सबसे पहले प्रॉब्लम को नोट कर लेना, उसके बाद में देखना कि प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू।